अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू साइकोलॉजी लेक्चर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्सनैलिटी से रिलेट करता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी जो है ना बिहेवियर से रिलेट करती है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताती है। इस वजह से क्लिनिकल साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है। DSM-5 में पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर्स को 3 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है। 3 क्लस्टर्स दिए गए हैं। क्लस्टर ए है, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। क्लस्टर ए में 3 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, पैरानॉइड, शिज़ॉइड और शिज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर बी में 4 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आते हैं, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रियोनिक और नार्सिसिस्टिक। और क्लस्टर सी में 4 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आते हैं, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव और अदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। हम पढ़ेंगे पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पैरानॉइड पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं ना, वो डीपली डिस्ट्रस्ट अदर पीपल, दूसरे लोगों पे बिल्कुल यकीन नहीं करते। डिस्ट्रस्टनेस और सस्पिशियसनेस होती है उनमें। लिव टू लाइक टू लिव अलोन, मतलब कि अकेले रहना पसंद करते हैं। अकेले रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। सस्पिशियसनेस होती है उन्हें, बहुत डाउट्स होते हैं दूसरों की लॉयल्टी पे, इस वजह से वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। डोंट बेयर क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। मतलब कि अगर उनके किसी फ्रेंड ने या किसी बहुत करीबी ने भी कोई उन्हें बात कर दी है जो उनके ख़िलाफ़ है तो वो उस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते और ये हमेशा याद रखते हैं कि इस टाइम पे इस पर्सन ने हमें ये बात की थी और हमें ये इसकी वजह से हमें ये नुकसान हुआ था। वो इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलते, हमेशा याद रखते हैं। टेक हिडन मीनिंग्स फ्राम अदर्स कन्वर्सेशन, दूसरों की कन्वर्सेशन का के हिडन मीनिंग्स लेते हैं। मतलब कि अगर अगला पर्सन बेशक वो बात पॉजिटिव वे में कर रहा हो लेकिन ये हमेशा उसे नेगेटिव वे में लेके जाते हैं। हिडन मीनिंग्स का मतलब ये होता है। नो रियलिटी कंटेंट प्रेजेंट, उनकी जो सस्पिशियसनेस होती है, डिस्ट्रस्टनेस और डाउट्स होते हैं ना दूसरों को लेके, इनकी कोई भी रियलिटी नहीं होती। रियलिटी में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जिस तरह वो, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो खुद उन्होंने अपने माइंड में बनाई होती हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। सोशली कट ऑफ ड्यू टू देयर सस्पिशियसनेस एंड डाउट्स, दूसरे सोशली कट ऑफ होते हैं, मतलब कि लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ मतलब रिलेशन में आना या कुछ भी सोशली जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इन चीज़ों से बहुत दूर रहने की कोशिश करते हैं। इवन के कट ऑफ ही होते हैं क्योंकि वो दूसरों के साथ ना ही दूसरों पे यकीन कर सकते हैं। सस्पिशियसनेस होती है, उन्हें डाउट्स होते हैं दूसरों की लॉयल्टी को लेके। ये तो ना खुद लॉयल होते हैं और अगर इनके साथ कोई लॉयल हो भी जाता है तो वो उसकी लॉयल्टी पे भी शक करते हैं। सस्पेक्ट्स दैट अदर्स आर हार्मिंग और डिसीविंग हिम, इन्हें ये शक होता है कि दूसरे इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमेशा दूसरों के बारे में इन्हें यही सस्पिशियसनेस, यही डाउट्स होते हैं कि दूसरे हमेशा उन्हें नुकसान ही पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें मारना चाहते हैं। अनजस्टिफाइड डाउट्स अबाउट द लॉयल्टी ऑफ अदर्स, अनजस्टिफाइड मतलब कि उनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती, उनके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं होती इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कि उनके जो डाउट्स हैं वो अनजस्टिफाइड है। उन्हें बस डाउट्स होते हैं कि दूसरे हमारे साथ लॉयल अगर हैं भी तो उन्हें ये होता है कि वो नेगेटिव वे में ले जाते हैं उनकी लॉयल्टी को भी, कि इस चीज़ का भी कोई मतलब है, इस बात के पीछे भी कोई मतलब है, ये बंदा हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है या हमें मारना चाहता है, इसलिए हमारे साथ इतना लॉयल है। अब हम DSM-5 में इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM-5 इन्होंने जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया हुआ है, इस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट ए में 7 पॉइंट फर्दर दिए गए हैं और पॉइंट ए के जो 5 पॉइंट्स है ना, जो पर्सन इन 5 पॉइंट्स को 7 में से 5 पॉइंट को फुलफ़िल करता है उसे हम पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोज करते हैं। जो जितने भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं ना, इन्हें हम 18 की एज में डायग्नोज करते हैं। 18 से पहले हम इन्हें डायग्नोज नहीं कर सकते।
और इनकी जो स्टार्ट जब ये होते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी में 15 की एज में है तो उनमें ट्रेड्स का हम कह सकते हैं कि इसमें ये पर्सनैलिटी ट्रेट है, लेकिन हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि इसे पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर हम 18 में या 18 के बाद ही डायग्नोस करते हैं, क्योंकि इनमें सवेरिटी ही 18 के बाद आती है। उससे पहले ये जस्ट ट्रेड्स होते हैं पर्सनैलिटी के, वो हर पर्सन में वेरी करते हैं। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं। पॉइंट ए में आ जाता है परवेसिव डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशियसनेस ऑफ अदर्स। ये वही बात आ गई ना कि डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशियसनेस, दूसरों को लेके सस्पिशियसनेस होती है, इन्हें शक होता है कि ये लोग हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, और डिस्ट्रेस होता है उनके किसी भी मोटिव्स को ना ये हमेशा नेगेटिव वे में सोचते हैं कि इस पर्सन ने अगर हमसे बात की है तो इसका हमेशा नेगेटिव मतलब ही लेके जाते हैं। सस्पेक्ट्स विदाउट सफिशिएंट बेसिस दैट अदर्स आर एक्सप्लॉइटिंग, हार्मिंग और डिसीविंग हिम और हर। उन्हें ये शक होता है कि मतलब उसकी कोई भी बेस नहीं होती, सॉलिड रीज़न नहीं होती ये चीज़ एक्सप्लेन करने की उनके पास, लेकिन उन्हें ये होता है कि ये लोग बस उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें मारना चाह रहे हैं। इन preoccupied with unjustified doubts about the loyalty of friends और associates। दूसरों की लॉयल्टी पे ना ये ऐसे लोग होते हैं कि जो ना खुद किसी के साथ लॉयल होते हैं, और अगर इनके साथ कोई लॉयल है तो वो उसकी लॉयल्टी पे भी शक करते हैं। इन रिकरेंट इज reluctant to confide in others because of unwanted fear that the information, ये अपने सीक्रेट्स या अपनी कोई भी बात दूसरों के साथ शेयर करने में हिचकिचाती हैं, या फिर ऐसे कह लो कि दूसरों के साथ शेयर करना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि इन्हें ये लग रहा होता है कि इनकी जो इन्फॉर्मेशन है, इनकी जो सीक्रेट्स हैं, इन्हें फिर बाद में इस वजह से इन्हें ब्लैकमेल किया जाएगा, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके उनसे कुछ गलत करवाया जाएगा, या उनके अगेंस्ट इस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाएगा और फिर उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा। रीड हिडन डी मीनिंग्स, दूसरों की बातों का गलत मतलब लेना और हिडन मीनिंग्स लेना। परसिस्टेंटली बेयर अनफॉरगिविंग, वही जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कभी भी अपनी इंसल्ट्स इंजरीज़ को नहीं भूलते, कि जिसकी वजह से जिस पर्सन ने इनकी इंसल्ट की हो या जिसकी वजह से इन्हें इंसल्ट हुई हो, फील हुई हो, इंजरीज़ हुई हो, ये इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलते, हमेशा याद रखते हैं। perceives attacks on his or her character or reputation that are not apparent to others and is quick to react angrily to criticism वाली बात आ जाती है कि ये लोग अपने ऊपर कोई भी बात आ जाए तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, क्रिटिसिज्म पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। हैज़ रिकरेंट सस्पिशियस, उनकी जो सस्पिशियसनेस है वो कंटिन्यूसली होती है, बार बार उन्हें इस चीज़ की ही सस्पिशियसनेस होती है कि दूसरे जो है ना उन्हें नुकसान पहुंचाना चाह रहे, इवन के ये अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी लॉयल नहीं होते, उनकी लॉयल्टी पे भी शक करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर की लॉयल्टी पे भी शक करते हैं। और पॉइंट बी में ये बताया गया है कि सबसे पहले कोई भी डिसऑर्डर हम डायग्नोस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि वो डिसऑर्डर उस पर्सन की ऑक्यूपेशनल, सोशल और पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करो, और दूसरी बात ये कि इसका जो क्राइटेरिया है वो किसी और के साथ मीट ना कर रहा हो, और ये शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या और कोई साइकोटिक डिसऑर्डर है, साइकोटिक फीचर्स के साथ है, तो वो डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए इसके क्राइटेरिया में। जिस पर्सन को हम पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं उसमें पॉइंट ए में से ये 5 पॉइंट्स का होना कंपल्सरी है, और पॉइंट बी पे भी हम फोकस करते हैं। उसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट को देखते हैं। ट्रीटमेंट पे हम देखते हैं कि पैरानॉइड पर्सनैलिटी की जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ट्रीटमेंट को कुछ मोस्ट इंडिविजुअल्स कह लें कि मोस्ट इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते इस ट्रीटमेंट को, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उन्हें कोई डिसऑर्डर है, तो वो इस वजह से वो ट्रीटमेंट को भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ आपके साथ आता है तो हाँ, आप उसके लिए टॉक थेरेपी
और साइकोथेरापी हेल्पफुल होती है। टॉक थेरापी और साइकोथेरापी से हम उन्हें बताते हैं कि आपने कैसे इस डिसऑर्डर के साथ कोप करना है। इंडिविजुअल्स लर्न हाउ टू कोप विद द डिसऑर्डर, हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स इन सोशल, मतलब कि एक सोसाइटी में हाँ उन आपने किस तरह कम्युनिकेट करना है, अपनी सस्पिशियसनेस को, अपनी ये पैरानॉइड फीलिंग्स को कैसे रिड्यूस करना है। और इसके अलावा इसमें मेडिकेशन भी हेल्पफुल होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।